हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेड टाइड के बारे में, जो कि कॉमन नेम है फॉर हार्मफुल एल्गे ब्लूम। आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में कुछ ऐसी हेडलाइंस देखी होंगी, जैसे कि रेड टाइड हैज़ किल्ड एटलीस्ट 791 टन्स ऑफ फिश इन फ्लोरिडा, या फिर रेड टाइड लीव्स हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ फिश डेड इन फ्लोरिडा's टैम्पा बे एंड सो ऑन। तो इन न्यूज़ को देखने के बाद एक अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये रेड टाइड क्या है और आखिर इसके इतने बुरे इफ़ेक्ट्स क्यों हो रहे हैं कि इसने पूरे फ्लोरिडा को हिला के रख दिया है। वहाँ की पॉपुलेशन जो है परेशान है, वहाँ की जो मेरीन लाइफ है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आखिर ये है क्या, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेड टाइड क्या होता है। तो रेड टाइड एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो सी की सरफेस है, यानी कि जो पानी की सरफेस है, उसका जो नॉर्मल कलर होता है उससे अलग हो जाता है। वो कलर कुछ भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है, या कई बार तो बहुत ज़्यादा ओवर ब्लूइश कलर हो जाता है पानी का। ठीक है, तो बेसिकली रेड टाइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फिनोमिनन of discoloration of sea surface। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि it is also the common name for harmful algae bloom। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाटर सरफेस को किस तरह से रेड टाइड ने इफ़ेक्ट किया है कि इसकी जो सरफेस उसका पूरा कलर बदल गया है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये एल्गे ब्लूम क्या होते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये एल्गे ब्लूम। पानी की सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लिया है इन्होंने। तो ये आखिर क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एल्गे ब्लूम बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो एल्गे है उसका पॉपुलेशन एकदम से बढ़ता है पानी में, मतलब बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ता है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरी पानी की सरफेस जो है वो एल्गे से भर जाती है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि इट इज़ द रैपिड इंक्रीज इन population of algae in fresh water or marine water ecosystem। तो ये बढ़ता कैसे है? होता क्या है कि जब भी नाइट्रोजन रिच या फॉस्फोरस रिच पानी जाके किसी बड़ी नदी से मिलता है, किसी बड़े समुद्र के अंदर जाता है, तो उसकी वजह से उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वजह से एल्गे का ग्रोथ होता है। क्योंकि एल्गे को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलते हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच वाटर से मिलते हैं। तो जैसे ही ऐसे रिच न्यूट्रिएंट वाला पानी जाके बड़े पानी वाले किसी से मिलता है, जैसे कि किसी बड़े समुद्र से मिल गया या नदी से मिल गया, तो उसके अंदर एल्गे ब्लूम होने लगता है। मतलब एल्गे बहुत तेज़ी से उसके अंदर ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से 2 ही दिनों में या 2 या 3 दिनों में एल्गे पूरी वाटर सरफेस को भर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स like नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, अब हम देखते हैं कि ठीक है, एल्गे ब्लूम हो गया, लेकिन इससे अब आगे क्या होगा वो हम समझते हैं। तो एल्गे ब्लूम जो है वो पूरे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट आता है। मतलब प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर, सब पर इसका इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहली बात जो ये करता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी सरफेस पर फैला हुआ है,
पूरी सरफेस पे फैलेगा तो भाई अंदर की जो मछलियाँ हैं, अंदर के जो मेरीन लाइफ है, उसको सनलाइट कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। और बिना सनलाइट के क्या होगा? वो जो मछलियाँ हैं, वो जो मेरीन लाइफ है, वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी। तो वही होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स दिस सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा पानी में, है ना। ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा और इस तरह से जो अंदर की मेरीन लाइफ है उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी और इस तरह से धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी। तो दिस कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं पानी में। टॉक्सिन्स आर सिक्रेटेड इन वाटर। इतना काफ़ी है पूरे इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए। तो अब बेसिकली हम ये समझते हैं कि ये जो पूरी तबाही मच रही है इकोसिस्टम की ड्यू टू एल्गे ब्लूम, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम यूट्रोफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यूट्रोफिकेशन, आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा ये टर्म कहीं ना कहीं, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू algae growth and oxygen depletion। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया, एल्गे जो है बढ़ गई, जो मेरीन लाइफ है वो मरने लग गई। अब देखते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों। वैसे तो मैंने आपको पहले एक बार बता दिया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच पानी जब जाके मिलता है बड़े बड़े समुंदर से या नदियों से तो ये एल्गे ब्लूम होता है। अब ये पानी आखिर उन बड़ी बड़ी नदियों की तरफ जाता कैसे है वो समझते हैं हम। देखो, इसके जो कॉजेज़ हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो हमारी गलती भी हो सकती है, यानी कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, और वो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन एरर किस तरह से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपना जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो कि नाइट्रोजन में रिच होता है, उसको समुद्र में बहा देती है या उसको नदियों में बहा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्गे ब्लूम होता है। तो ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रन ऑफ कंटेनिंग फर्टिलाइज़र्स मैं आपको रिपीट कर दूं कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच होते हैं। दूसरा, ये नेचुरल कारण की वजह से भी हो सकता है। नेचुरल कारण जैसे कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स, उसकी वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच जो सॉइल है या फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच पानी जो है वो जाके ओशंस और नदी में चला जाता है, जिसकी वजह से एल्गे ब्लूम होता है। अब ये जो एल्गे ब्लूम है ये बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि विंड डायरेक्शन, विंड की स्ट्रेंथ। अगर विंड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो एल्गे ब्लूम ज़्यादा होगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जब इसे एडिक्वेट टेम्परेचर मिलेगा तो ये ज़्यादा ग्रो होगा। और न्यूट्रिएंट्स और सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी कितना सेलाइन है ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये आखिर मेरीन लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो मेरीन लाइफ के ऊपर तो इसका बहुत बहुत बुरा इफ़ेक्ट है। कैसे? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सनलाइट को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, उसकी वजह से फिशेस जो है वो मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो विद इन 2 वीक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेड फिश जो है वो आके आपको इनके किनारे मिलती हैं, ये ओशन के किनारे मिलती हैं, नदियों में से बाहर आ रही होती हैं।
बहुत बुरी हालत होती है। तो इट रिजल्ट्स इन डेड फिश। देन ये जो एल्गे है ये अपने टॉक्सिन्स रिलीज करके शेलफिश को कंटामिनेट कर देती है। ये है शेलफिश। ये जो एल्गे है वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज करके शेलफिश को कंटामिनेट कर देती है, और जो शेलफिश है वो क्या करते हैं, शेलफिश में ये जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। किस फॉर्म में? सैक्सीटॉक्सिन के फॉर्म में। ये क्या है? सैक्सीटॉक्सिन। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिन है, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली जो टॉक्सिक एल्गे थी उसने शेलफिश को कंटामिनेट किया। किस तरह से? कि शेलफिश के अंदर, उसके टिश्यूज़ के अंदर ये जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे हो गए। इन विच फॉर्म? सैक्सीटॉक्सिन के फॉर्म में। सैक्सीटॉक्सिन is stored in tissues of shellfish। अब ये सैक्सीटॉक्सिन करता क्या है? ये जो सैक्सीटॉक्सिन है ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है ना। बॉडी में जाते ही ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, और इसकी इंजेक्शन के विद इन 30 मिनट जो भी इसको इंजेस्ट करेगा उसके विद इन 30 मिनट उसको पैरालिटिक अटैक हो जाएगा, उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। तो ये जो सैक्सीटॉक्सिन है ये इतना हार्मफुल है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि ये जो है ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल्स आर ब्लॉक्ड एंड इट कॉजेज पैरालिसिस within 30 मिनट ऑफ इंजेक्शन। कई देशों में शेलफिश को खाया जाता है, तो ऐसे टॉक्सिक शेलफिश को खाते ही उस इंसान को विद इन 30 मिनट्स पैरालिसिस हो जाएगा। ओके, और जो एनिमल्स शेलफिश को खा लेते हैं या फिर जो इंसान शेलफिश को खा लेते हैं उनकी भी तुरंत डेथ हो जाती है। जो बर्ड्स इनको खाते हैं, जो बर्ड्स ऐसी फिशेस को खाते हैं जिन्होंने शेलफिश खाई होती है, उनकी भी तुरंत ही डेथ हो जाती है। ह्यूमन एक्सपोजर। अब ह्यूमन बींग्स को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है वो देखेंगे। ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है, खास करके अगर वो शेलफिश को खा लें तो शेलफिश पॉइजनिंग हो जाती है उन्हें, मतलब पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस होते हैं पूरे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। वो क्यों होती है वो आपको मैं बताती हूँ। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है उसका रीज़न है कि जब भी ये एल्गे ब्लूम होता है तो कुछ टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रेविटॉक्सिन्स। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये ओशन के अंदर भी रहते हैं, ये ओशन की सरफेस के ऊपर भी रहते हैं, और ये हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। जब ये हवा में सस्पेंड हो जाते हैं और उस हवा को हम लोग इनहेल करते हैं तो वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं, और जैसे ही हम इनको इनहेल करेंगे वैसे ही हमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कफिंग, या फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स इंसान को होने लग जाएंगी। तो जनरली जहाँ पर भी रेड टाइड आती है वहाँ पर लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई गलती से भी ऐसे पानी में स्विमिंग कर ले जिसमें रेड टाइड आई हुई है, जिसमें एल्गे ब्लूम हो रखा है, तो उसको स्किन इरिटेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो ह्यूमंस पे देखा जाए तो इफ़ेक्ट कम है इसका इन कंपैरिजन टू मैरीन लाइफ, लेकिन फिर भी इफ़ेक्ट है, काफ़ी इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को भी। अब हम बात करेंगे रेड टाइड जो है वो एक तरह से ना मिसलीड कर रहा है हमको। क्यों मिसलीड कर रहा है?
देखो, क्योंकि जब हम नाम सुनते हैं रेड टाइड, दिमाग में क्या आता है भाई, पानी के ऊपर ना रेड कलर का कुछ हो गया है, रेड कलर का पानी हो गया है और कुछ ऐसी टाइड्स आ रही हैं जो रेड रेड कलर की हैं। लेकिन ये टोटली मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि जो रेड टाइड्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं है कि उसका कलर रेड हो, पानी का कलर रेड हो जाए। वो ग्रीन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है और रेडिश भी हो सकता है। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्कलरेशन होता ही नहीं है। तो बेसिकली रेड टाइड्स जो हैं, दीज आर नॉट नेसेसरीली रेड। दूसरी बात, इसका टाइड से तो कोई लेना देना है ही नहीं। दीज आर अनरिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ टाइड्स। इसलिए बेटर है कि हम इन्हें कहें एज हार्मफुल एल्गे ब्लूम। इसलिए ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू द टर्म रेड टाइड। ओके। अब रिसेंटली न्यूज़ में टैम्पा बे बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, टैम्पा बे जो कि फ्लोरिडा में है। तो टैम्पा बे की हालत पिछले कुछ दिनों में ये से ये हो गई है। उसके पीछे कारण क्या है? एल्गे ब्लूम, यानी कि रेड टाइड। हालत ख़राब हो गई है एकदम टैम्पा बे की। ऑल्दो अभी जो आ रहा है न्यूज़ में तो बेटर हो रही है, क्योंकि जितनी भी इस तरह से डेड मेरीन लाइफ थी उसको हटाया जा रहा है बीचेस से, और एल्गे ब्लूम थोड़ी सी पहले से डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्टिल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा बुरा वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर अक्सर रेड टाइड आती रहती है। तो अभी रेड टाइड आने का टाइम ही था, लेकिन एक ह्यूमन एरर की वजह से वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो हुआ क्या कि मार्च में, अभी इस मार्च में, वहाँ पर जो एक डैम है वो थोड़ा सा, उसमें उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पा रहा था। और उसमें कौन सा पानी स्टोर होता था? उसमें फॉस्फेट वेस्ट वाटर ये स्टोर होता था। तो वो पानी जो है वो स्टोर नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि वो पानी स्टोर नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से वहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया कि उस डैम में से अराउंड 200 मिलियन गैलन्स, इतना जो पानी है उसको टैम्पा बे में रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि वो जो डैम है उसका कोलैप्स ना हो, वहाँ का जो रिजर्वायर है वो कोलैप्स ना करे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, वो फॉस्फेट रिच पानी जो है वो इसमें गया और वहाँ पे एल्गे ब्लूम हुआ, जिसकी वजह से हालत ये हो गई। और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर जो है मेरीन लाइफ बीच पर आकर पूरी तरह से डेड पड़ी है। तो हमारी एक गलती की वजह से अभी वहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है। तो रेड टाइड्स इस तरह से आती है और इस तरह से इफ़ेक्ट करती है पूरे इकोसिस्टम को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।